आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। मुझे अपने जीवन में गौरव का वह क्षण याद आ रहा है जब एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मुझे पहली बार उनकी बिहार यात्रा के दौरान काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान में उनसे बातचीत करने का अवसर मिला था। एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद बिहार में उनका प्रथम दौरा था और संभवतः वह वर्ष 2002 था। केपी जायसवाल शोध संस्थान में उनकी यात्रा का कार्यक्रम बनना अपने आप में एक सुखद आश्चर्य था, क्योंकि उनके प्रकाशन का नाम तो पूरी दुनिया में था, वहाँ से जो पुस्तकें निकली थी, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से केपी जायसवाल शोध संस्थान पटना संग्रहालय जो बिहार म्यूजियम पुराना वाला है, उसके 2 बरंडों पर उसका कार्यालय था। लेकिन जब बिहार की यात्रा का कार्यक्रम बना तो बिहार सरकार से जो इंफॉर्मेशन मांगा गया राष्ट्रपति भवन से, तो बिहार के संबंध में, बिहार के इतिहास और उसकी पौराणिकता के संबंध में जो पुस्तकें भेजी गई, वो पुस्तकें काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित थी और वहाँ के निदेशक के द्वारा संपादित थी। तो जब उन पुस्तकों का अवलोकन एपीजे अब्दुल कलाम ने किया तो काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के स्वयं भी रिसर्चर थे, तो राष्ट्रपति भवन से ही ये कार्यक्रम बन के आ गया था कि राष्ट्रपति जी पटना यात्रा के दौरान वो काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान में आएंगे। तो अपने कार्यक्रम के अनुसार लगभग 1 घंटे तक पटना संग्रहालय और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान में उनका समय हम लोगों के बीच व्यतीत हुआ था और उनका बच्चे जैसा स्वभाव, उत्सुकता भरी बातें, उनके बातचीत करने का एक ऐसा प्रभावात्मक प्रभाव डालने वाली शैली थी जिसके हम लोग कायल हो गए थे। मुझे स्मरण है कि जब वो हम लोगों के द्वारा लगाए गए कुछ एग्जीबिशंस थे जो काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के प्रकाशित पुस्तकें थी, और औपचारिक बातचीत में जो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे, तो संजोग बस उन चीज़ों को दिखलाने का और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने का अवसर मैंने ही प्राप्त कर लिया था। मुझे दिया नहीं गया था, लेकिन वो अवसर मैंने स्वयं अपनी इनिशिएटिव से प्राप्त कर लिया, क्योंकि जब वो चीज़ पूछ रहे थे तो हर लोग चुप था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि डू यू नो, तो मैंने कहा कि यस आई नो एंड आई कैन रिप्लाई योर क्वेश्चन। तो फिर वो जो बातचीत की सिलसिला चली, तो उसमें उनका एक प्रश्न था कि उस प्रश्न, हालांकि उन्होंने अंग्रेजी में पूछा था कि आज तक भारत आक्रांता देश के रूप में क्यों नहीं माना जाता है इतिहास में। तो मैंने कहा कि भारत देश की ऐसी एक दार्शनिक पृष्ठभूमि है जहाँ की कहा जाता है अत्र विश्वम निरम, यह संसार एक घोंसला है और हर इंसान एक पक्षी की तरह आता है, अपना काम संपादित करता है और यहाँ से चला जाता है। तो दार्शनिक पक्ष इस देश का इतना मजबूत है कि
किसी पर आक्रांता के रूप में विजय प्राप्त करना लोग नहीं चाहते हैं। अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रभाव से एक सांस्कृतिक रूप से अपने संबंध को बनाए रखने की परंपरा हमारे देश में है। वैसे सम्राट अशोक के समय तो भारत के अंदर कई युद्ध हुए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो गौतम बुद्ध की शरण में चले गए। तो फिर उन्होंने उनका जो जीवन आध्यात्मिक हो गया, तो उन्होंने अपने राजदूत के रूप में अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को उन्होंने विदेशों में भेजा था और उन राष्ट्रों से उनका एक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गया था और हम सांस्कृतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से दूसरे देशों पर अपने प्रभाव को कायम किया था। और जिस तरह से बौद्ध धर्म फैला उसमें अशोक का बहुत महत्वपूर्ण हाथ था और ये दर्शन पूरे एशिया में फैल गया था। वैसे अशोक और औरंगजेब, अशोक के बाद मुगल काल में अकबर और औरंगजेब के समय में भारत की जो विशालता है वो बहुत फैली और एक दूसरे पर लड़ाई करके मिलजुल को पराजित किया। लेकिन जब मुगल सत्ता का जब समापन होता है और अंग्रेजी सत्ता आने के बाद ये पूरा राष्ट्र जो है 18वीं और से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में ये कई छोटे छोटे प्रांतों में छोटे छोटे भागों में विभक्त हुआ, आपस में लड़ाइयाँ होती थी। परंतु जब हम आपस में ही लड़ते थे तो दूसरे देशों पर आक्रमण कैसे करते। तो ये पूरा राष्ट्र ही एक ऐसा भारत का निर्माण हुआ। वो ब्रिटिश एम्पायर में जब एक राष्ट्र एक कानून के तहत, एक सेना के तहत एक राष्ट्र जो हुआ, वो ब्रिटिश एम्पायर के समय में ये चीज़ें हुई। तो हम आपस में ही लड़ते रहे लेकिन और हंसते हुए कहा मैंने कि आपके जैसा कोई मिसाइल मैन भी नहीं था इससे पहले, तो हम लोग युद्ध के हथियार भी नहीं बना रहे। तो उस पर बहुत देर तक हम लोगों ने डिसीजन उस पर चर्चा होती रही। और दूसरी बात जो उन्होंने पूछी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो याद करने लायक है और वो आगे की पीढ़ी भी इस चीज़ को इस चीज़ से शिक्षा लेगी, वो उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवा पीढ़ी की समस्या के समाधान का क्या सूत्र हो सकता है। तो इस बात पर 3 बात उन्होंने कही और स्वयं उन्होंने उसका उत्तर भी दिया। वो उत्तर था इमेजिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड परसुएशन। सही बात में जब उनकी ये सोच थी कि जब तक कोई ऊंचा स्वप्न, कोई बड़ा स्वप्न नहीं देखेगा, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए कोई संकल्प नहीं करेगा, उस संकल्प को की सिद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, तो उसके जीवन का उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है। ये 3 सूत्र उन्होंने बताए थे कि अगर कोई आदमी अपने जीवन में उतार ले तो वो जीवन की समस्या का समाधान इन 3 सूत्रों से कर सकता है। और हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेशन, परसुएशन के बिना तो कोई काम संभव नहीं है और दोनों के पहले इमेजिनेशन होना भी चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना है, कहाँ तक आगे बढ़ना है। तो ये उनकी महत्वपूर्ण शिक्षा थी जिसको मैं आज उनके जन्मदिन पर याद कर रहा हूँ। उस समय एक अवसर और मिला था कि वहाँ, क्योंकि राष्ट्रपति जी को APJ अब्दुल कलाम को बच्चे से बहुत लगाव था,
तो हम लोगों के जो जितने कलीग थे, उनकी जो छोटी-छोटी बच्चियाँ थी, बच्चे थे, वो सब लोग भी उनसे मिलने गए थे। तो मेरी पुत्री भी जो उस समय 6 या 7 बरस की थी, तो सभी बच्चों से उन्होंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो बहुत सारे बच्चे हँसने लगे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारी बेटी ने कहा कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ, तो वो बहुत खुश हुए और उससे भी काफ़ी देर तक उन्होंने बात की और उसका पीठ थपथपाया कि है कि बच्चे से ही आदमी को एक स्वप्न देखना चाहिए कि हमें क्या बनना है, उसका एक इम्प्रिंट और आगे चल के वो चीज़ें उसके संकल्प में पूरी होती हैं। तो आज उनके जन्मदिन पर उनको स्मरण करके ये 3 चीज़ जो उन्होंने बताया था, इमेजिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड पर्सुएशन, ये 3 सूत्र जीवन के सूत्र हैं जो हर आदमी के ऊपर लागू होता है। इस रूप में मैं आज उनको याद कर अपना स्वागत, अपना सम्मान अर्पित करता हूँ।